आमंत्रित करना चाहूंगा पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अपने दबंग अंदाज, बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, करण दलाल जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के साथ स्वागत प्लीज करण दलाल जी। और मेरी सहयोगी मुस्कान बातचीत के क्रम को यहां पर आगे बढ़ाएंगी। मुस्कान, ओवर टू यू। थैंक यू हितेंद्र। बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। आपका काफी लंबा राजनीतिक करियर रहा है और अपने बेबाक अंदाज के लिए आप जाने जाते हैं। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, इतने लंबे राजनीतिक करियर के बाद वर्तमान में क्या भूमिका निभा रहे हैं? संगठन में भूमिका निभा रहे हैं या फिर मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो गए हैं? क्योंकि हम लोगों के नुमाइंदे बनते रहे हैं, लोगों का साथ हमेशा हमारे साथ रहा है। पद पे रहना ना रहना इस बात का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। राजनीति एक बहुत छोटा सूक्ष्म दायरा है। समाज और समाज की सेवा, एक असली जो मकसद है वो समाज की सेवा का होता है। और समाज की सेवा करने के लिए आपको किसी पद पर बने रहने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो आज भी हम लोगों के बीच में हैं, लोगों के दुख में सुख में, लोगों के जो सामाजिक मुद्दे हैं, लोगों की अगर कोई राजनीतिक दिखते हैं उनको भी आप लोगों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से हम उनका उठाते रहते हैं। सरकार सुने या ना सुने उन तक पहुंचाते रहते हैं। तो आप कह रहे हैं सरकार नहीं सुन रही है? जी, सरकार सुन नहीं रही है, आप कह रहे हैं? हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ये धंधेबाजों का गिरोह है जो सरकार का नाम लेके इस प्रदेश में धंधा कर रहे हैं, देश के अंदर धंधा चला रहे हैं। उनके अपने निजी स्वार्थ हैं, उनके अपने निजी काम हैं। कहीं नाजायज कॉलोनियां काटी जाती हैं, कहीं नाजायज गोरख धंधे चलाए जाते हैं। कांग्रेस के एक सदस्य का था, भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य जीतना तय था, एक कांग्रेस का सदस्य जीतना तय था। वो किसी की मेहरबानी से नहीं था। हरियाणा के लोगों ने 37 विधायक बना करके कांग्रेस को जो दिए हैं, उनकी गिनती से एक सदस्य हमारा बनता था, वो आज भी बना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी देखिए, नाम प्रजातंत्र का लेते हैं, नाम राम का लेते हैं और काम क्या करते हैं? विधायकों को खरीदने का, विधायकों के ईमान की बोली लगाने का। और उसके बावजूद भी कितनी बेशर्मी से, सारी बेहूदगियां करने के बावजूद भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी और हरियाणा में कांग्रेस का ही सांसद बना। अच्छा होता है ये प्रजातंत्र की मर्यादाओं की पालना करते। जो ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आने वाले समय में इस देश के अंदर प्रजातंत्र का क्या स्वरूप बनाना चाहते हैं? क्या पैसे के दम पर, धन दौलत के दम पर, आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के दम पर ये लोगों को डरा करके, धमका करके इस तरीके से अगर प्रजातंत्र को कलंकित करेंगे तो इस देश का क्या भविष्य होगा? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुनी है विधायकों ने। भाई यही तो मौका होता है एकजुटता दिखाने का। आपकी पार्टी के अंदर कितनी एकजुटता है। तमाम कोशिशें भी हमने देखी कि पार्टी की ओर से की गई कि विधायक एकजुट रहे, लेकिन हिस्ट्री कह सकते हैं कि रिपीट हुई है इस बार फिर से राज्यसभा चुनाव में। जब इनके अपने भारतीय जनता पार्टी के 47 विधायकों का पर्चा भरने का जो दायित्व था वो एक था, तो दूसरे जो निर्दलीय विधायक को समर्थन देकर के बीजेपी के 7 विधायकों ने जो जबरन उसको खड़ा किया और इस देश के जो किसान कमेरे वर्ग के खून पसीने की कमाई को जिस तरीके से ये विधायकों को, सांसदों को खरीदने में खर्च कर रहे हैं और देश के प्रजातंत्र को शर्मिंदा कर रहे हैं, तो इसे आप बीजेपी का एक सपना मानते हैं कि अंतरात्मा ये देख रहे हैं? ये अंतरात्मा नहीं, ये इनकी धन दौलत, इनका अहंकार, इनका धर्म का झूठा पाखंड, वो देश ने हरियाणा के इस राज्यसभा के चुनाव में देखा है। अच्छी बात है, आपने जो सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं उनका जवाब दिया है, लेकिन जो आपकी पार्टी के लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, उनकी पीड़ा भी सर सुननी होगी आपको। वो क्या कुछ कह रहे हैं? और जिन क्रॉस वोट करने वाले विधायकों के नाम पार्टी की ओर से जारी किए गए हैं, उनके बयान भी अगर सुनते हैं हम, तो वो कहते हैं कि भाई हम गद्दार नहीं है, पार्टी ने हमारे साथ गद्दारी की है। उसको लेकर क्या कहेंगे? वो जो बात है वो एक अलग मुद्दा है। मुद्दा प्रजातंत्र के मूल्यों का है कि जो भी सत्ता दल है उसे प्रजातंत्र के मूल्यों की कदर करनी चाहिए।
इस तरह की बेहूदगी नहीं करना चाहिए। जहां तक सवाल हमारे विधायकों के टूटने का है या उन्होंने हमें वोट ना दे करके बीजेपी को वोट दिया या वोट को खराब किया, तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं होता। हरियाणा में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते रहे हैं। कोई जमाना था जब भाजपा के विधायक और सांसद इसी तरीके से किया करते थे। फर्क इतना है कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद या विधायक जो करते थे वो अपने मतलब से करते थे। आज डर और भय दिखा करके, लोगों को डरा करके, सांसद और विधायकों को गिरफ्तार करके उनको उनके मन में भय बना करके जो ये वोट लिए जा रहे हैं, ऊपर से धन दौलत का जो खरीदारी पर जो इतना बड़ा तमाशा किया जा रहा है, ये ऐसा नहीं होता था। लेकिन ये तो सदियों से हरियाणा में, देश में होता रहा। भाजपा के कितने ही विधायक और सांसद कितने ही समय में वो इस तरीके से पैसे लेकर के और दूसरे तरीकों से कांग्रेस और दूसरे दलों को वोट देने का काम उन्होंने किया है। लेकिन हम जो आज देश देख रहा है, चाहे कांग्रेस के विधायक इस तरीके से करते हैं, चाहे भाजपा के विधायक इस तरीके से करते हैं, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो क्या सबक लेंगी हमसे? प्रजातंत्र रहेगा तो ये देश रहेगा। और अगर ये धंधेबाज भाजपा के जो नेता अपने आप में बनते हैं, अगर इसी तरीके से लोगों के ईमान के साथ खेलते रहे, तो इस देश में प्रजातंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में ओपन वोटिंग होती है, आप वोट दिखाते हैं। कुछ नेताओं के नाम भी सर सामने आ रहे हैं, खासतौर पर मैं जिक्र करूंगी भूपेंद्र हुड्डा का नाम बार बार सामने आता है, उनके ऊपर सीधे आरोप लगते हैं। इसमें इनका लेना देना क्यों नहीं है? जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का नॉमिनेशन दायर करने के लिए 7 भाजपा के विधायक साइन करके उसे दे रहे हैं, तो इनका लेना देना क्यों नहीं है? अगर ये 7 विधायक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नॉमिनेशन पर उसका समर्थन ना करते तो वो तो चुनाव ही नहीं लड़ सकते थे। रहा आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी का शौक है और इस धरती पर सबकी मिसालें रही हैं मैडम, लोग देख रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी को तब मानते, ये विधायकों को खरीदने की बजाय इस पैसे को आज गरीबों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, आज बुजुर्ग लोगों की पेंशन काटी जा रही है, आज गरीब बच्चों के वजीफे काटे जा रहे हैं। आज महंगाई का इतना बोलबाला है कि गरीब आदमी अपने परिवारों को ठीक तरीके से चला नहीं पा रहा है। जो पैसे वाले लोग हैं वो बिजली की चोरी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक चोरियों का समर्थन करके उनके पन्नों को फाड़ने का काम करते हैं। किसी गरीब के घर में अगर एक बल्ब भी अगर कोई गलती से जलता है, उसके ऊपर लाखों रुपए के जुर्माने लगाए जाते हैं। आज सड़कों के ऊपर बहन बेटियां खड़ी हैं, उनको ले जाने वाले वाहन नहीं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, महिलाओं के प्रति कितना अपराध बढ़ा है। आज हरियाणा के अंदर, देश के अंदर कितनी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। और महंगाई, इतना मिलावट का जो काम चल रहा है, हर खाने की चीज में मिलावट। पूरे तमाम इस फरीदाबाद की अगर हम बात करें, सरकारी अस्पतालों में न दवाई है न डॉक्टर हैं, मजबूर होकर के गरीब लोगों को इन प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। वहां लाखों रुपए के बिल देने को लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार की कोई स्कीम नहीं है। मेट्रो रेल के 3 दफा उद्घाटन पलवल तक के किए जा चुके हैं, आज तक पलवल की तरफ मेट्रो ले जाने का कोई जिक्र भी नहीं है। और इतनी झूठी घोषणाएं, भगवान जाने, नाम राम का लेते हैं, काम ये क्या कर रहे हैं ये तो पब्लिक ही जानती है। समय लग रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई आपने इतने गर्त में डुबो दिया था राज्य को कि हमको समय लग रहा है वापस सेटअप करने में और राज्य विकास की गति की ओर आगे बढ़े उसमें। मैडम, हरियाणा में ये लोगों की सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। इसके हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। केसेस के अंदर किस तरीके से ईवीएम, वोटर लिस्ट और दूसरे सीसीटीवी फुटेज, पुलिस प्रशासन का किस तरीके से दुरुपयोग उठा करके चुनाव इन्होंने जीता है, ये आप हाई कोर्ट में पूछिए इनसे। कितने इलेक्शन पिटीशन वहां पड़े हुए हैं, जवाब तक नहीं दे पा रही है भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे। आज तंत्र के दम पर यह सरकार लोगों की भावनाओं को कुचलने का काम कर रही है। गरीब गरीब होता जा रहा है,
अमीरों का धन बढ़ रहा है, दौलत बढ़ रही है, रुपए की कीमत घट रही है। खिलाड़ी बच्चे जो गांवों में खेलना चाहते हैं, शहरों में जो खेलना चाहते हैं, आप जाकर के देखिए स्टेडियम्स की क्या हालत है, आप पार्क्स की हालत देखिए, आप फरीदाबाद का AQI इंडेक्स देखिए, आप फरीदाबाद पलवल का पीने के पानी की वैल्यू देखिए कि कितना दूषित पानी पीने को यहाँ के लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। आगरा नहर जो यहाँ से गुजरती है, जो हमारे इलाके की जीवन रेखा है, उसमें गटर से भी गंदा पानी उसके अंदर चलता है, लेकिन आज तक उसके पानी की सफाई की कोई किसी तरीके की बात नहीं। फरीदाबाद के किसी भी सेक्टर में सीवर की व्यवस्था देखिए आप, सोसाइटीज में बिजली के कनेक्शन तक नहीं है। केवल इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके धंधेबाज जो नेता हैं नाजायज कॉलोनियां काटने का काम करते हैं। फरीदाबाद के अंदर बड़े बड़े प्लॉटों को लेकर के गैर कानूनी तरीके से छोटे प्लॉट बना करके अरबों खरबों रुपए कमाने का काम कर रहे हैं। पलवल के अंदर और तमाम हरियाणा के अंदर नाजायज कॉलोनी काटते हैं पहले, फिर हरियाणा सरकार से उन्हें मंजूर करते हैं। जो विरोधी हैं उनके पीले पंजे चलते हैं, जो भाजपा के गुलाम हैं उनको इनाम दिया जाता है, वहां कोई पीला पंजा लेकर के अधिकारी पहुंचने की हिम्मत नहीं करता। तो ये सरकार नहीं, ये धंधेबाजों का गिरोह है और इसे हरियाणा के लोग भुगतने को मजबूर हैं, विवश हैं। तो देखते हैं कब तक चलता है। विकास को लेकर सर क्या राय है आपकी, क्योंकि 5 साल आप विधायक रहे हैं, 5 बार के विधायक रहे हैं पलवल से, पूर्व मंत्री के तौर पर भी आपने काम किया है, लेकिन खास तौर पर पलवल की हम बात करें, कोई डिफरेंस नहीं लगता आपको, बदलाव हुआ है? हाँ, बदलाव हुआ है। हमारे जमाने में नुमाइंदों की वैल्यू हुआ करती थी, हमारे कार्यकर्ताओं की हैसियत हुआ करती थी। आज बीजेपी के इस राज्य में मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है। अधिकारी मंत्रियों के टेलीफोन तक सुनने को तैयार नहीं है। हर अधिकारी रिश्वत मांग रहा है। हर सिविल वर्क्स में जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पहले उनमें कमीशन मांगा जाता है। हमारे राज्य में ऐसा नहीं होता था। वो तो कह रहे हैं पारदर्शिता आ गई है अब। हाँ, पारदर्शिता और भाषण देना, सनातन धर्म की बात करना, हिंदू धर्म की बात करना, इधर की करना उधर की करना, वो इनकी जबान पर रटे हुए मुहावरे हैं। लेकिन अगर आप धरती पर असलियत में अगर लोगों को जाकर के देखें तो आप देखिए शहरों को स्लम बनाने का काम कर रहे हैं। ना सीवर की व्यवस्था है। फरीदाबाद जैसे शहर में आज भी स्वच्छ पानी नहीं है पीने को। क्या हक है इस सरकार को बने रहने का जब हमारे लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता है। और कानून व्यवस्था की हालत ये है कि किसी कार्यालय में बिना रिश्वत दिए आप काम नहीं करा सकते। और हमारे राज्य में हम नुमाइंदों की चला करती थी, घोषणाएं हम करते थे, उनको कार्यान्वित भी हम करते थे। आज अधिकारी मंत्रियों को ठेंगा दिखाते हैं, विधायकों को ठेंगा दिखाते हैं। हर अधिकारी रिश्वत दे करके पोस्टिंग ले रहा है। तो ये सरकार कहाँ है मैडम? हमारे अंतर, सबसे बड़ा अंतर ये है कि हमारे समय में हमारा लोगों का राज होता था। आज भाजपा के धंधेबाजों के राज में अफसरों का, लुटेरे अफसरों का राज है, गिरोह के जो लोग हैं उनका राज है। आम लोगों को कोई सुविधा या कोई किसी तरह का लाभ इस सरकार में प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके विपरीत एक आरोप हम सुनते हैं सत्ता पक्ष की ओर से, बीजेपी की ओर से, कि कुछ इलाके ऐसे थे कांग्रेस पार्टी के राज में जहां पर बोलियां लगती थी और जहां पर तय होता था कि किसको सरकारी नौकरी मिलने वाली है। उन आरोपों पर क्या कहेंगे? अगर कहीं भी कोई ऐसी हरकत हुई तो हो सकता है किसी ने ऐसा किया हो, लेकिन मैं अपनी बात कर सकता हूं। इस दोनों जिलों के अधिकतर कांग्रेस नेताओं की बात कर सकता हूं। अगर कोई एक पैसे का भी गुनाहगार साबित करे तो हम राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हैं। आप इन दोनों जिलों की गारंटी ले रहे हैं। बाकी हरियाणा में क्या चल रहा था उस समय? नहीं, हरियाणा में भी मैडम। और रहा सवाल आज के तंत्र का, आज सरकारी नौकरियां तो बीजेपी के सरकार ने बंद की हुई हैं। हरियाणा कौशल निगम के नाम पर भोले वाले लोगों को लूटा जा रहा है, उसमें भी रिश्वत मांगते हैं। आज लाइसेंस, आम लाइसेंस बनाने के लिए जिला अधिकारी 5-5 लाख रुपए मांगते हैं। हमारे समय में तो हमारा कार्यकर्ता अगर कहते था तो डिप्टी कमिश्नर की हिम्मत नहीं होती थी कि वो लाइसेंस ना बने। आज कोई मंत्री लाइसेंस बनवा के दिखवा दे, कोई विधायक बनवा के दिखाए। फरीदाबाद में पुलिस प्रशासन
और जिलों में डिप्टी कमिश्नर आम लाइसेंस के रिश्वत लेने का काम करते हैं। रिन्यूअल की अगर कोई एप्लीकेशन है आम लाइसेंस की, जब तक आप पैसा नहीं देते आपकी फाइल आगे नहीं चलेगी। काय कर आ जाइए, काय की नुमाइंदगी है। हमारे शासन में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी, और अगर कोई करता था तो उनका इलाज हम किया करते थे। भ्रष्टाचार को लेकर आप जिक्र कर रहे हैं कि आपके समय में भ्रष्टाचार नहीं होता था, लेकिन वो तो कहते हैं कि भरपूर भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसका खामियाजा आज भी जनता को भुगतना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार इस देश में व्यापक है, हर शासन में होता है, लेकिन जितना भारतीय जनता पार्टी के राज में ये भ्रष्टाचार फैला है, इतना कांग्रेस के शासन में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ करता था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों की, अधिकारियों में एक हैसियत हुआ करती थी, जो आज मंत्री और विधायकों की, उनके कार्यकर्ताओं की कोई हैसियत इस हरियाणा में नहीं है। अधिकारी ठेंगा दिखाते हैं, अधिकारी मनमाने तरीके से रिश्वत लेने का काम करते हैं, और ये अधिकारियों को किसी भी स्थान पर लगाने के इनके नेता लेने का पैसा काम करते हैं। वो पैसा लेते हैं, उनको उनकी नियुक्ति होती है। तो प्रजातंत्र की मर्यादाओं को संभाल करके रखना हम सबका फर्ज है। ठीक है, अपने दल की बातों को आप अपने तरीके से कीजिए, लेकिन प्रजातंत्र की मर्यादाएं भंग हों, ऐसा काम किसी भी पार्टी को मैडम नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है। एक लंबा राजनीतिक अनुभव जिसका बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ, पार्टी को उसका कितना लाभ मिल रहा है सर? क्योंकि कई युवा चेहरे भी हम देख रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस में काफी सक्रियता से भूमिका निभा रहे हैं। आपको लगता है कि आगे पार्टी के भविष्य को आगे लेकर वो जा रहे हैं, उसमें काबिल हैं, और आपका जो राजनीतिक अनुभव है उसमें काम आ रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है मैडम कि कांग्रेस के अंदर जो हुआ है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस, हरियाणा के अंदर कांग्रेस को भी एक रीजनल पार्टी की तरह, जहां बहुत ज्यादा गौर करना पड़ेगा, और अगर हमारे किसी विधायक ने, हमारे किसी पदाधिकारी ने कोई गलत काम किया है तो उसके ऊपर एक्शन लेने का समय है, और पार्टी में जो और भी कमियां हैं उनको भी ठीक करने का समय है। और अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो उसका नुकसान भी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आप मानते हैं आंतरिक कलह है हरियाणा कांग्रेस में, गुटबाजी है जिसका बार बार जिक्र होता है? जो हमारी पार्टी में जो ये हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। ये अखबारों में भी आया है, लेकिन हमारी पार्टी से ज्यादा अगर कसूरवार है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो देश और हरियाणा में सरकार बना करके इस तरीके से लोगों के ईमान को खरीद रहे हैं, इस तरीके से बेशर्मों की तरह विधायकों की बोलियां लगा रहे हैं। ये किसी सरकार या किसी पार्टी को शोभा नहीं देता। ठीक है, ठीक है। करण जी, जिस आंतरिक गुटबाजी की मैं बात कर रही हूँ, बार बार उसका जिक्र होता है, और जो विधायक हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि इनको सजा मिलनी चाहिए, उनको जब हम सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हमने गद्दारी नहीं की। लेकिन ओडिशा में जिस तरह से आपने तुरंत कार्रवाई की, निष्कासन की कार्रवाई वहां पर की गई, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि यहाँ पर इतना समय क्यों लग रहा है? और वो जो खबरें गुटबाजी की चलती है, कहते हैं कि भाई जो विधायक पसंद है उसका नाम सामने नहीं आता, जिसको नापसंद करते हैं कुछ नेता, उनका नाम आगे कर दिया जाता है जानबूझकर। देखिए, ये हर राजनीतिक दल में, अब भारतीय जनता पार्टी में क्या आपस में गुटबाजी नहीं है? हमारे ही फरीदाबाद में देख लीजिए आप, राज्य मंत्री कहीं हैं, केंद्रीय मंत्री कहीं हैं, इनके कार्यकर्ता वो किसी के साथ हैं, दूसरे इनके कार्यकर्ता वो किसी के साथ हैं। तो आपस में मनमुटाव होना ये स्वाभाविक है, और हर राजनीतिक दल के अंदर इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस का जो ये राज्यसभा प्रकरण हुआ है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस पर जो हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों के कसूरवार हैं, और वक्त आ गया है कि पार्टी को बेबाक होकर के इन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को भी इस तरीके से नंगा होकर के प्रजातंत्र का मखौल नहीं करना चाहिए कि आप जबरन, आपको दिखाई दे रहा है आपका बहुमत नहीं है और आप ताकत और पैसों के दम पर लोगों के ईमान को खरीद रहे हैं, तो कैसा देश बनाने की तैयारी कर रहे हैं आप? लेकिन इस राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक और पार्टी की भूमिका रही जिसे बी टीम कहा जा रहा है, इनेलो का मैं जिक्र कर रही हूँ सर। और
इनेलो की तरफ से ऑप्ट आउट किया गया, इस चुनाव में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पर इनेलो ने वोटिंग से दूरी बनाए रखी। नहीं, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का इनेलो से क्या लेना देना है? इनेलो कांग्रेस के बीच में अलग बताया जा अलग रहा है। अस्तित्व है, अलग राजनीतिक दल है, अलग उनकी सोच है। हुड्डा जी और कांग्रेस की अलग सोच है। जी इनेलो और कांग्रेस के हमेशा मतभेद रहे हैं, अलग अलग उनकी हुकूमत अलग रही है, हमारी हुकूमतें अलग रही हैं। इस चुनाव में जो भी कुछ हुआ है, ये एक हरियाणा में पहली दफा इस तरीके से ये हरकत हुई है कि इनेलो ने भी वोट नहीं डाला और भारतीय जनता पार्टी इस बात पर तुली हुई थी कि उन्होंने इनेलो को भी ये कह करके रोका कि आप भी मत डालो, हम कांग्रेस के अंदर से ही ताकत और पैसे के दम पर सारे वोट खरीदेंगे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने रोका है इनेलो को। ये सारा करामात बीजेपी और इनके अहंकार का है। आज रावण जैसा अहंकार जो बीजेपी लेकर के चल रही है, तो इन्हें भुगतना पड़ेगा। सबका समय एक जैसा नहीं होता। आज ये जिस तरह से प्रजातंत्र के संग जो ये मखौल कर रहे हैं, समय आएगा सबको हिसाब देना पड़ेगा। चलिए, फरीदाबाद की जनता को आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? और क्योंकि आपने उनके बीच में रहकर काफी काम किया है, आपसे काफी उम्मीदें भी हैं उनकी, आगे क्या कोई महत्वपूर्ण भूमिका में देखेंगे आपको? फरीदाबाद की जनता और भाई बहनों के लिए मेरा तो एक ही निवेदन है कि ये फरीदाबाद रहने लायक शहर नहीं होता जा रहा है। जी हम सबको मिलकर के फरीदाबाद को रहने लायक शहर बनाना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले जो हवा का जो बिगड़ता हुआ माहौल है, जो AQI हमारा इतना खराब है, जी दूसरा पीने का पानी हमारा बहुत ज्यादा खराब है, तीसरा जो यहाँ ना पार्क है ना खेलने के मैदान है, तीसरा चौथा जो यहाँ सीवर व्यवस्था आज भी नहीं चली है, नालों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, ट्रैफिक व्यवस्था इतनी खराब है कि जो NH के ऊपर जितने भी ये फ्लाईओवर बनाए हैं, इनको जरा भी ये नहीं आंका गया कि इन फ्लाईओवर्स के बनने से कौन से सेक्टर का ट्रैफिक आसानी से निकलेगा। किसी भी फ्लाईओवर के नीचे से आप निकलिए, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती। जिस फरीदाबाद से निकलने वाले टोल, ये दिल्ली के पास जो टोल है, सालों से पब्लिक को लूट रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों को सुनते हुए वो कहते हैं हमारे पास रोड मैप है, काम कर रहे हैं हम इस पर, जल्दी ही इससे निजात मिलेगी। हाँ, बस वो कहते रहते हैं, जब उनका समय आता है उनका तबादला हो जाता है। ये काम नुमाइंदों का होता है। जी नुमाइंदों को पता है कि हमारी दिक्कत क्या है। नुमाइंदों को अधिकारियों के साथ बैठ करके इस NH पर लगने वाले जाम, इनसे निजात दिलाना चाहिए। पलवल का गदपुरी टोल और दिल्ली का ये दोनों नाजायज हैं, नाजायज टोल हैं। आज तक 4 लेन नहीं बना है, 6 लेन ये एक्सप्रेस हाईवे नहीं बना है। बल्लभगढ़ का पुल आज भी 4 लेन है। जी उसके बाद आप पलवल में देखिए, वहां भी 4 लेन उन्होंने फ्लाईओवर बनाया है। उसके बाद कोसी में आप देखिए, वहां भी फ्लाईओवर 4 लेन है। मथुरा का फ्लाईओवर 4 लेन है। तो जब ये 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे बना ही नहीं, तो ये किस बात का टोल ले रहे हैं? और ये NH पर लगने वाले जो जाम हैं, जी इनको दोबारा से इन पुलों को रीडिजाइन करके इस तरीके से बनाना चाहिए जैसे जो पिछला एक्सप्रेस जो बन रहा है ये ठीक बना है। जी यहाँ इतना जाम नहीं है, जी लेकिन NH के अंदर शहर से गुजरने वाले जितने भी ये सड़कें हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। फरीदाबाद के अंदर नाजायज कॉलोनियों को रोक करके जितने लोग बसे हुए हैं उनको सुविधाएं देने का काम करना चाहिए। और जिन गांवों को जबरन कॉम्प्लेक्स में लेकर के उनके करोड़ों रुपयों के धन को लूट करके उन गांवों को भगवान भरोसे छोड़ रखा है, तो जिन गांवों को कॉरपोरेशन में इन्होंने लिया, उन गांवों का जितना पैसा जो मुआवजे के तौर पर उन गांवों के खातों में था, उस पैसे का हिसाब गांवों के लोगों को देना चाहिए। आज पूरे फरीदाबाद में हर 6 महीने में एक मुद्दा खड़ा हो जाता है कि जो गंद को डालने का फला इलाके में गड्ढा खोदा जा रहा है, फिर वहां लोग इकट्ठे होते हैं। आज फरीदाबाद में फरीदाबाद के कचरे को डालने के लिए आज तक जगह नहीं बना पाए, ठीक। तो ये काहे का शहर है। अच्छे सुझाव दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि सुझाव शामिल होंगे, जनता को इन समस्याओं से निजात मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर, हरियाणा न्यूज पर हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। बेबाकी से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से थैंक यू हरियाणा न्यूज़ मैडम, पर हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया करण दलाल जी, आप इस खास कार्यक्रम में आए और अब आपको हरियाणा न्यूज़ की एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता जी सम्मानित करेंगे।
तो एक बार जोरदार तालियां। बहुत शानदार ये सेशन रहा। हालांकि विपक्ष की तरफ से एक बुलंद आवाज, दबंग आवाज यहां पर उठाते हुए नजर आए पूर्व मंत्री करण दलाल। और अब